हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है काफी खास टॉपिक होने वाला है, काफी मजेदार टॉपिक होने वाला है। काफी आज की वीडियो में आप लोग को मजा आने वाला है दोस्तों। तो आज हम लोग का टॉपिक का नाम है ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और ये टॉपिक जो है ना कहीं आप लोग जरूर पढ़े होंगे। आज हम लोग थोड़ा सा क्लास 10th में जितने भी प्रश्न ट्रायंगल से बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं वो पूरे टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और ये हमारा जो होने वाला है पार्ट 6 होने वाला है दोस्तों। अब ये देखिए, ये ट्रायंगल कोई कैलकुलेशन का चैप्टर नहीं है कि आप 2+3 और गुना भागा करोगे तो बना लोगे। यहाँ पर जो है ना आपको प्रॉपर्टीज का ध्यान होना बहुत जरूरी है। गुणधर्मों को जानोगे ना कि त्रिभुज का समरूप का नियम क्या है, सर्वागसम का नियम क्या है, क्योंकि इन नियमों को अगर आप ध्यान में रखोगे तभी इस टॉपिक को अच्छे से हल कर सकते हो। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समरूप किसे कहते हैं और सर्वागसम किसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज के टॉपिक को कवर करने के लिए हम लोगों का दो चीज का ज्ञान अति आवश्यक होता है कि पहला कि कौन सा त्रिभुज समरूप होता है और कौन सा त्रिभुज सर्वागसम होता है। अब ये समरूप और सर्वागसम सिर्फ त्रिभुज के लिए ही नहीं आता है दोस्तों। जितना भी आकृति आप देखते हो, बेलन भी देख सकते हो, गोला भी देख सकते हो, शंकु भी देख सकते हो, सभी में समरूप और सर्वागसम होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेसिक रूप से कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जो तीन सरल रेखा से घिरी हुई आकृति होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होती है। आज हम लोग जानते हैं कि समरूप क्या है, सर्वागसम क्या है। यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। अब देखिए, समरूप का मतलब क्या होता है दोस्तों। सम मतलब होता है बराबर, और बराबर रूप, जिसका बराबर रूप रहे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, यहाँ पे मैटर नहीं करता है। समरूप में याद रखना कि कोई भी आकृति आप लीजिए, चाहे साइज में कितना भी बड़ा हो चाहे साइज में कितना भी छोटा हो, उसको हम लोग समरूप कहेंगे। जब हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर रहे थे ना दोस्तों, तो ये चीज आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो समरूप में आकार बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइज 19, 20, 25 कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता है। तो जहां पे देखिए, हम आपको एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, त्रिभुज हो गया। अब ये हम एक त्रिभुज ले लिए, ठीक है, अब ये एक त्रिभुज ले लिया। अब इससे एक और त्रिभुज लेते हैं हम लोग, ठीक है, यही इसी के जैसा एक त्रिभुज और लेते हैं। अब ये जो है इसका साइज थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये दो त्रिभुज है, एक साइड में छोटा है और दूसरा साइड में बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। क्योंकि इस त्रिभुज का आकार क्या है, सेम है, बट साइज अलग है। तो साइज अलग रहे वो मैटर नहीं करता, आकार जो है दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। समरूप का सिंबल क्या होता है, अगर आप ऐसे करके दे देते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। चलिए ठीक है, एक बार अच्छे से दे देते हैं। ठीक है, ये अगर ऐसे करके आप दे देते हैं तो ये समरूप का पहचान होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपका समरूप हो जाता है। तो समरूप तो आप लोग समझ जाते हैं कि जो आकृति समरूप आपको दिखाई दे उसमें आप ये सिंबल का प्रयोग करिए। अब ये हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज में साइज मैटर नहीं करता, बड़ा छोटा आप कितना, आप इतना छोटा भी ले सकते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, समरूप ही होगा। अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में हमारा वर्ग का जो भुजा होता है सभी बराबर होता है। अगर इस वर्ग का भुजा 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, सभी का भुजा 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं और एक बड़ा वर्ग ले लेते हैं, और ये इसकी जो भुजा होगी ये 4 सेंटीमीटर की होगी। कितना की होगी दोस्तों, 4 सेंटीमीटर की होगी। तो ये आकृति जो है आपस में समरूप है कि नहीं। अब बताइए, हमको क्या बताया गया कि साइज से हमको कोई मतलब नहीं है, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। अगर आकार देखने में दोनों को एक जैसा लग रहा है ना, कि हाँ इसका जो आकार है वही उसका भी आकार है, ठीक है, बट साइज में सिर्फ 19-20 है, तो इसको हम लोग समरूप कहेंगे। समरूप का मतलब ही होता है दोस्तों जिसका आकार क्या हो, बिल्कुल बराबर हो। जैसे आप ये हाथ देख रहे हैं, ठीक है, ये हाथ देख रहे हैं, ये छोटा बड़ा हाथ है, ठीक है, बड़ा आदमी का हाथ है तो बड़ा ही है। ठीक है, अब एक लेते हैं छोटा बच्चा का हाथ, मान के चलिए ये छोटा बच्चा का हाथ है, अब इसको भी हम ऐसे करके फैला देते हैं, तो ये एक दूसरे का क्या है, समरूप है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समरूप। समरूप का मतलब अगर आप देखते हो ना कि अगर आकार दोनों का सेम है, ठीक है, साइज कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो वो मैटर नहीं करता, तो उसको हम लोग समरूप कहते हैं। जैसे और भी एग्जांपल लिया जाए तो ये कुछ हम लेते हैं, छोटा वृत्त लेते हैं और एक बड़ा वृत्त लेते हैं, ये भी एक दूसरे का क्या होगा, समरूप होगा। चाहे और भी छोटा ले लो और भी बहुत बड़ा ले लो, ठीक है, तो जो भी आकृति होगी एक दूसरे का क्या होगी, समरूप होती है। तो समरूप में आप समझ जाना कि जिसका आकार बिल्कुल क्या हो, सेम हो, साइज कुछ भी रहे उससे मैटर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, आकृति समरूप होगा। अब हम लोग सीखते हैं सर्वागसम। सर्वागसम ऐसा नहीं कहता है कि हमारा आकार ही सेम हो, ये कहता है कि हमारा जो आकृति है चाहे साइज में हो चाहे आकार में हो, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इसमें आपको 19-20 का अंतर भी अगर हो गया ना, तो ये आपका जो आकृति होगा सर्वागसम नहीं होगा। जैसे अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं कुछ इस प्रकार का, ठीक है, एक ट्रायंगल लिए। अब यही ट्रायंगल जो है, अगर हम यही ट्रायंगल जो है
सेम टू सेम नहीं लेंगे ना, अगर हम सेम टू सेम नहीं लेंगे तो हमारा ये आकृति जो होगा सर्वागसम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं होगा? सर्वागसम नहीं होगा। अब ये दोनों आकृति आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, तो ये दोनों आकृति को सर्वागसम कहते हैं। सर्वागसम का पहचान क्या होता है कि अगर आप एक हाथ ले रहे हैं, ठीक है, एक हाथ लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, अब उसको अगर दूसरा हाथ से एकदम पूरा का पूरा इसका भाग जो है झाप जाना चाहिए। अगर वो पूरा का पूरा भाग जो है एक दूसरे को झाप लेता है ना, तो ये हमारा सर्वागसम का पहचान होता है। किसका होता है? सर्वागसम। सर्वागसम में याद रखिए, रखने की बात यह है दोस्तों कि उसका आकृति बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कुछ भी रहे, सभी के सभी सेम होना चाहिए, एक भी अंतर दिखाई उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर एक तरह से आप समझो कि सर्वागसम, अगर हम हैं सर्वागसम, तो हमारा जुड़वा भाई जो होगा वो सर्वागसम होगा। सर्वागसम का मतलब आप ही के जैसा होना चाहिए। आपका जितना लंबाई है उतना लंबाई उसका भी होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा, एकदम देखने में जुड़वा लगना चाहिए, तो उसी को हम लोग सर्वागसम कहते हैं। बट समरूप में ऐसा नहीं था। समरूप में क्या है कि आकार कुछ भी ले लो उसको समरूप कहेंगे, चाहे बड़ा एकदम गोला ले लो, चाहे छोटा गोला ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो हमारा समरूप होगा। लेकिन सर्वागसम में जो डिजाइन का फिगर आपको यहां दिखाई दे रहा है, वही डिजाइन का फिगर उधर भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस पूरे के पूरे, देखिए, अगर हम इसको, इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, इस पर रखते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम इस पर रखते हैं, तो आपको एकदम दिखना चाहिए। देखिए, अगर इस ट्रायंगल को हम इस पर रख देते हैं दोस्तों, तो क्या ये जो पीछे वाला ट्रायंगल है पूरा का पूरा आपको एकदम दिख रहा होगा कि एक दूसरे को क्या कर दिया? झाप दिया। ठीक है, आपको लग रहा है? ठीक है, तो इसमें देखना यही है ना दोस्तों कि सर्वागसम में एक भाग को जब दूसरे भाग के ऊपर रखा जाता है तो पूरा का पूरा वो क्या होता है ना, पूरा का पूरा वो भाग जो होता है झपटा हुआ दिखाई देता है। तो ये सब चीज को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहां पर ये इसी के जैसा देखिए, एक आपका त्रिभुज है, इसी के जैसा आपका एक त्रिभुज है, ले लेते हैं। ये हमारा जो है सर्वागसम का डिजाइन है। ठीक है, सर्वागसम आप लोग समझ गए। अब अगर हम दूसरा कोई लेते हैं फिगर, अगर हम गोला ले लेते हैं, ठीक है, तो ये गोला ले लिए। अब इसी के जैसा अगर हम छोटा सा, अगर मान के चलिए गोला ले लेते हैं, अगर हम छोटा गोला ले लेते हैं, तो इसको क्या हम सर्वागसम कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये हमारा सर्वागसम नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा? तो समरूप होगा। तो हम सर्वागसम आकृति को समरूप कह सकते हैं, बट समरूप आकृति को सर्वागसम नहीं कहते हैं। ये ध्यान देना दोस्तों, ये टॉपिक है, आपको पूछा जाएगा आगे के सवालों में कि सर्वागसम को हम लोग समरूप कह सकते हैं, बट समरूप को सर्वागसम कभी भी नहीं कह सकते। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये समरूप है, तो समरूप को हम सर्वागसम नहीं कह सकते, बट सर्वागसम को हम क्या कर सकते हैं? समरूप कह सकते हैं। तो ये हमारा जो होगा ना, ये हमारा सर्वागसम आकृति नहीं होगा। सर्वागसम आकृति कौन सा होगा? तो देखिए, सर्वागसम आकृति अगर इसी के जैसा अगर हम दूसरा का दूसरा सेम टू सेम फिगर पार दें, तो ये हमारा जो आकृति होगा क्या होगा? सर्वागसम होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब समरूप समझ गए, सर्वागसम समझ गए। सर्वागसम में एक ही चीज याद रखना, सेम टू सेम होना चाहिए, 19-20 का फर्क आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब देखिए 6.1 का जो पहला प्रश्न है, ये कहा गया कि कोष्ठक में, ठीक है, यहाँ देखिए कि कोष्ठक में जो है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। मतलब जो डैश स्थाने हैं दोस्तों, वहां पे भरना है आपको। यहाँ क्या कहा कि सभी वृत्त होते हैं, तो यहाँ डैश, सभी वृत्त डैश होते हैं। क्या होते हैं? सर्वागसम होते हैं या समरूप होते हैं? अब आप लोग बताइए, सर्वागसम होते हैं या समरूप होते हैं? तो सभी वृत्त, जितना भी वृत्त है दुनिया में, अगर आप, मैं जो भी वृत्त पारूंगा, आपको पता है कि मैं कितना कितना सेंटीमीटर का वृत्त पार दूंगा। मान के चलिए 5 सेंटीमीटर का हम पार दिए, आप 4 सेंटीमीटर का पारोगे, ठीक है, आप 4 सेंटीमीटर का पारोगे, कोई 2 सेंटीमीटर का पारेगा, तो इसको हम सर्वागसम कहेंगे। जितना भी वृत्त है कभी सभी के सभी सर्वागसम होते हैं? नहीं होते। सो जितना भी वृत्त आप पारोगे ना, सभी के सभी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या दोस्तों? समरूप होते हैं, समान रूप का होते हैं। बड़ा हो छोटा हो, कोई 5 सेंटीमीटर का लेगा, कोई 4 सेंटीमीटर का लेगा, कोई 2 सेंटीमीटर का लेगा, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी का जो सेंटीमीटर होगा अलग अलग होगा। तो हम कह सकते हैं सभी वृत्त होते हैं तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अब यहां से क्या कहा गया कि सभी वर्ग होते हैं, तो वह जो आपका वृत्त का बात है वही आपका वर्ग का बात होगा। तो सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? सर्वागसम होते हैं या समरूप होते हैं? तो सभी वर्ग जो है दोस्तों, ये क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्योंकि मैं अगर वर्ग को पारूंगा, तो मान लिया मैं वर्ग पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, 2 सेंटीमीटर का पारूंगा। आपका मन किया कि नहीं हम 4 सेंटीमीटर का पारेंगे, किसी का मन किया कि नहीं हम 6 सेंटीमीटर का पारेंगे, तो क्या हम इसको सर्वागसम कहते हैं? सर्वागसम कब कहते? जब जो हम एक जैसा अगर आकृति पारते हैं, तो आप भी वही पारो, अगला भी वही पारेगा, तो उसको सर्वागसम कहते हैं। यहाँ कहा कि सभी वर्ग जितना,
टोटल जितना वर्ग है क्या सर्वांग सम होगा? बिल्कुल नहीं होगा सभी वर्ग। वो क्या होगा? तो समरूप होगा। क्या होगा दोस्तों? समरूप होगा। लेकिन सर्वांग सम उसको हम लोग नहीं कह सकते। तो ये सब छोटी छोटी चीज पर आप क्या करना है ना, आपको ध्यान देना है कि कौन सा वर्ग को हम लोग समरूप कहेंगे और कौन सा वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, तो सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब सभी त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज का बात किया? तो त्रिभुज आपका हो गया एक समद्विबाहु, एक समबाहु। त्रिभुज तो आपको पता है ना, तीन प्रकार का होता है, एक समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, उसको हम लोग समबाहु कहते हैं। समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, तो उसको समद्विबाहु। विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा त्रिभुज होगा जो यहाँ पे समरूप होगा? समरूप का मतलब क्या होता है? बराबर। तो सभी भुजा जिसकी बराबर होती है, अगर सभी भुजा बराबर होती है तो उसमें कोण भी जो होगा दोस्तों वो भी बराबर होगा। अगर एक कोण आप 60 डिग्री का लेते हो, जैसे एक त्रिभुज है और ये हमारा क्या है, मान के चलिए ये हमारा जो त्रिभुज है ये समबाहु है। ठीक है, क्या है दोस्तों? समबाहु है। अब ये समबाहु है तो देखते हैं थोड़ा सा। समबाहु, अब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री अगर यहाँ पर है, समबाहु का पहचान है कि अगर यहाँ 60 डिग्री है तो इधर भी 60 डिग्री होगा और इधर भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। और यहाँ पर क्या कहता है कि सभी त्रिभुज समरूप होना चाहिए। अब समरूप यहाँ पर देखिए समद्विबाहु होगा कि समबाहु होगा, यहाँ बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ से देखिए हम आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम समद्विबाहु का बात करते हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? जिसका दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जिसका दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। चलिए हम मान लेते हैं कि दो भुजा हमारा जो है ये बराबर है। ठीक है, हमारा ये वाला भुजा इसके क्या है? बराबर है, समद्विबाहु। ठीक है, अब इसमें हम मान लेते हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, तो क्या यहाँ पे इसको समरूप कहेंगे? ठीक है, समरूप का मतलब होता क्या है कि दोनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पे ये दोनों ऊपर वाला बराबर है और यहाँ एक ऊपर एक नीचे वाला बराबर है, तो इसको हम समरूप नहीं कहेंगे। समरूप का मतलब होता है कि साइज में बड़ा छोटा चलेगा बट माप तो दोनों का सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो भुजा है इसके बराबर अगर होता तो हम इसको समरूप कहते, लेकिन आप यहाँ पर दोनों जो भुजाएं हैं ना, ये वाला चाहे ये वाला, दोनों में से आप किसी को ले सकते हो। चलो ये बराबर कभी कर दोगे, कभी ये बराबर कर दोगे, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको हम लोग समरूप नहीं कहेंगे। समरूप किसको कहेंगे? समबाहु त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं, क्योंकि ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। ये कौन बराबर? तीनों 60-60 डिग्री, ये भी तीनों क्या होगा? 60-60 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सभी त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन वो कौन सा त्रिभुज होते हैं? समबाहु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो समबाहु आप यहाँ पे लिख देना, समबाहु। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समबाहु हो गया ना। तो यहाँ पर ये सब ध्यान देना है कि छोटे छोटे चीज को अच्छे से कवर करना है कि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। अब आगे पढ़ते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं, संगत कोण क्या हो? बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ समरूप होने के शर्त। अब समरूप होने का शर्त क्या क्या है ये हम लोग पहले जानते हैं दोस्तों। समरूप होने का शर्त आप लोग अच्छे से जानिए। ठीक है, देखिए दोस्तों समरूप होने के देखिए क्या क्या नियम है। समरूप होने की समरूप होने के क्या क्या नियम है ये देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो समरूप होने का नियम यहाँ पे दो है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं, एकदम अच्छे से आप लोग देखते चलिए, संगत भुजाओं का अनुपात जो होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। संगत कोण हमारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, संगत कोण हमारा बराबर होना, संगत कोण हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक है, दो नियम है दोस्तों समरूप होने के। ठीक है, पहला संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, दूसरा क्या है? संगत कोण बराबर होना चाहिए। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या है। सबसे पहले दो त्रिभुज पाते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज हमने ले लिया, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, अब एक और त्रिभुज लेते हैं इसी के जैसा और इसका नाम दे देते हैं हम पी और इसका नाम दे देते हैं क्यू और इसका नाम दे देते हैं आर। अब ये त्रिभुज को हम लोगों को क्या करना है? समरूप करना है। तो समरूप में पहला नियम क्या कहता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। भुजा क्या है? एक ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है। इसमें भुजा पी क्यू है, पी आर है, क्यू आर है।
तो ए बी जो होना चाहिए पी क्यू के बराबर होना चाहिए, ए सी जो होना चाहिए वो पी आर के बराबर होना चाहिए, और बी सी जो होना चाहिए ये हमारा क्यू आर के बराबर होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं संगत भुजा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ इसको हम लोग कुछ दूसरा कलर कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से दिखाई देगा। 2 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ ले लेते हैं 6, ठीक है। 2 4 6 हो गया, यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ ले लेते हैं 8, यहाँ ले लेते हैं आपका 12। अब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजा कैसे होगा दोस्तों, अगर आप इधर से ए बी को लीजिएगा तो उधर से किसको लीजिएगा, पी क्यू को लीजिएगा, तो ए बी बटा पी क्यू। अब यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो ए बी बटा जब पी क्यू करेंगे तो ए बी का मान 2 दिया गया है, पी क्यू का मान 4 दिया गया, 2 दूना 4 कट गया, 1 बटा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं बीसी। बीसी बटा तो उधर से क्या लेंगे, क्यू आर लेंगे। जो अगर आधार इधर ले रहे हैं ना तो उधर भी आधार ही लेंगे। बीसी का मान 4 हो गया, क्यू आर का मान 8 हो गया, 4 दूना कितना हो गया 8, 1 बटा 2 कट गया। अगला लेते हैं एसी। तो एसी बटा उधर क्या लेंगे, पी आर लेंगे, ठीक है। एसी बटा पी आर लेंगे, एसी का मान 6 हो गया, पी आर का मान कितना हो गया 12 हो गया। जब इसको काटेंगे तो इसका भी कितना होगा 1 बटा 2। तो यहाँ पर देखिए जब तीनों भुजाओं का अनुपात जब बराबर होता है, इसका भी 1 बटा 2, इसका भी 1 बटा 2, इसका भी 1 बटा 2, तो हम इसको समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समरूप। कि ए त्रिभुज जो है उस त्रिभुज का क्या है, समरूप है। तो समरूप का सिंबल कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं। तो आपको समरूप होने के लिए सिर्फ एक ही चीज देखना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसमें संगत भुजा ही नहीं देखेंगे, हम इसमें संगत कोण भी देखेंगे। इसमें 2 नियम है, पहला संगत भुजा, दूसरा संगत कोण, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। अब संगत कोण का मतलब जैसे समझिए आप कि अगर हम इसको कर देते हैं 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है, इधर 30 डिग्री कर दिए, इधर हम कर दिए आपका 100 डिग्री, इधर कर दिए 50 डिग्री, ठीक है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का पहचान है कि तीनों कोनों का योगफल कितना 180 डिग्री। तो 50 30 80 100, इसको हम कर देते हैं 50 डिग्री, और इधर कर देते हैं हम 30 डिग्री, और इधर कर देते हैं हम 100 डिग्री। अब यहाँ पर संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। देखिए कोण ए जो है किसके बराबर है, ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि कोण ए है पी ए के बराबर। यहाँ पर आप 30 डिग्री बना रहा है तो यहाँ देखिए 30 डिग्री कहां बन रहा है, क्यू की जगह पर बन रहा है। तो कोण ए बराबर कोण पी बराबर जब हम करेंगे तो कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। कोण ए बराबर कोण पी बराबर करेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये आपका जो कोण है क्या है, बराबर है। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण आर हो जाएगा। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण आर हो जाएगा। और कोण हमारा सी बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण ए हो, कोण पी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से संगत भुजा भी बराबर होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए, और संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। अगर संगत कोण भी बराबर है दोस्तों तो फिर उसके बाद हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी कोण बराबर हो सकता है। अगर 2 यहाँ से ले रहे हैं ना, 2 यहाँ 4 नहीं रहता, 4 यहाँ रहता था, 2 के तुलना 4 से इधर कर लेते। तो भुजा कोण कोई भी ले लीजिए, लेकिन जो भी लीजिएगा बराबर होना चाहिए। तो 2 नियम है समरूप का। पहला नियम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, जैसा आपको दिख रहा होगा। संगत कोण बराबर होना चाहिए, जैसा आपको बता दिया। अब यहां से हम लोग जो वो क्वेश्चन को छोड़े थे ना, ये क्वेश्चन को देखिए क्या होगा। देखिए यहां पर क्या कहा गया कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, बराबर। डैश की जगह यहाँ पे क्या फिल करोगे, बराबर फिल करोगे। तथा उनकी जो संगत भुजाएं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए दोस्तों, समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती मतलब क्या होने चाहिए, समान। जैसा कि हम लोग समान लाए थे ना, 1/2 1/2 1/2, तीनों क्या था, बराबर था। उसी प्रकार से संगत कोण भी क्या था, बराबर था। 30 डिग्री तो उधर भी 30 डिग्री, इधर 100 डिग्री तो उधर भी 100 डिग्री, इधर 50 डिग्री तो उधर भी 50 डिग्री। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। उम्मीद है कि अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ से क्या कहता है ना कि निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृति और दूसरा है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो हम इधर साइड में दे देते हैं, आप सिर्फ समझ जाना दोस्तों। समरूप आकृति किसको कहेंगे, एक बड़ा त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, एक छोटा त्रिभुज ले लीजिए। क्या एक दूसरे का समरूप है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ऐसे दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। तो एक गोला बड़ा ले लेते हैं, गोला छोटा ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, समरूप आकृति। समरूप का मतलब साइज अलग होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आकार दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। जो डिजाइन का यही है वो डिजाइन का वो होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए। समरूप आकृति का पहचान हो गया, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दे दिए। अब ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, अब इसका भी दो एग्जांपल दीजिए। और ऐसी आकृति दीजिए जो समरूप है ही नहीं। तो आकृति मतलब एक आप ले लीजिए वर्ग और एक आप ले लीजिए गोला। आकृति जो है समरूप नहीं है, क्योंकि दोनों का आकार कहां सेम है, एक आपका वर्ग है तो एक आपका गोला है। दूसरा क्या है, तो एक ले लीजिए त्रिभुज और एक ले लीजिए वर्ग, ये आपका क्या है, समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने एग्जाम्पल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब आगे क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब इस ये जो है समरूप है या नहीं, इसको देखना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग अच्छे से।
देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें समरूप देखेंगे तो समरूप में कितना नियम आपको होना चाहिए, कितना नियम का पता होना चाहिए? दो नियम। पहला उसकी संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, पहला चेक करिए। दूसरा उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए। अगर वो दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो हम इस त्रिभुज, इस जो फिगर है ना, इस फिगर को हम कह सकते हैं समरूप है। अगर दोनों में से कोई एक कर रहा है तब इसको हम समरूप नहीं कहेंगे। अगर दोनों करेगा तभी समरूप कहेंगे। दोनों में से अगर एक भी नहीं कर रहा तो समरूप तो ऐसे भी नहीं है। बट अगर एक कर रहा है, उसकी संगत भुजाएं बराबर है बट संगत कोण बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग समरूप नहीं कहेंगे। अब देखिए चेक करने का क्या है इरादा, देखिए बढ़िया से चेक कैसे आप करोगे, उसके आगे बढ़ते हैं तो क्या है देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग देखिए चेक कैसे कर लेते हैं इधर। ये तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। अब यहाँ देखिए एस आर को अगर तुलना करेंगे तो किससे करेंगे? डीसी से तुलना करेंगे। एसपी को तुलना करेंगे तो किससे करेंगे? डीए से तुलना करेंगे। आरक्यू को तुलना करेंगे तो किससे करेंगे? सीबी से तुलना करेंगे। और पीक्यू की तुलना करेंगे तो किससे करेंगे? एबी से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बारी से बारी निकाल देते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एस आर। एस आर का तुलना किससे होगा? तो हमारा डीसी से होगा। तो एस आर अपॉन डीसी बराबर, एस आर का मान हमारा 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, इधर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर कितना है दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। अब बताइए इसको काटिए तो 1.5 दूना 3 कट जाएगा, ऐसे भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, 15 दूना 30 होगा, इसका मान 1/2 होगा। यानी आप ऐसे भी जानिए 1.5 दूना 3, या आप पॉइंट को भी हटा करके सोल्व कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग एस आर अपॉन डीसी। अगला देखते हैं एसपी अपॉन डीए। तो एसपी अपॉन जब हम डीए करेंगे, एसपी अपॉन डीए करेंगे तो एसपी का भी 1.5 और डीए का भी 3, कट करके हमारा 1/2 आ गया, ठीक है। अगला हम देखते हैं पीक्यू अपॉन एबी। तो पीक्यू अपॉन जब एबी करेंगे, पीक्यू अपॉन एबी करेंगे तो इसका भी 1.5 और इसका भी 3, कट करके हमारा 1/2 आ गया, ठीक है। अगला आरक्यू अपॉन सीबी करेंगे। आरक्यू अपॉन क्या करेंगे? सीबी। इसका भी 1.5 और इसका भी 3, कट करके हमारा 1/2 आ गया। तो संगत भुजाएं का जो अनुपात है बिल्कुल बराबर आ गया। तो समरूप तो होना चाहिए, लेकिन अभी हम इसको समरूप नहीं कह सकते, क्योंकि समरूप होने के लिए दूसरा दूसरा जो आपका केस बताया गया है ना, दूसरा शर्त पर भी ये फिगर काम करना चाहिए। तो पहला तो संगत भुजाएं बराबर हो गया, ठीक है। अब हम इसका संगत कोण देखते हैं। अब ये देखिए संगत कोण, ये 90 बना रहा है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इधर भी 90 बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या आपका 90 दिखाई दे रहा है? कहीं कहीं नहीं, ये कुछ अलग डिग्री का कोण बना रहा है, कुछ अलग बना, क्योंकि झुका हुआ आकृति है ना, तो ये संगत कोण क्या हो गए? बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग समरूप नहीं कहेंगे। तो ये आकृति इस आकृति का समरूप नहीं है। उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अब यहां से आप लोगों को एकदम प्रश्नमाला 6.2 वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 6.2 को अच्छे से कवर करते हैं। तो 6.2 को अच्छे से कवर करने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज का होना अति आवश्यक है। अब ये बेसिक नॉलेज क्या है समझिए। सबसे पहले आप लोग को पढ़ जो है 6.1 और पढ़ जो है 6.2 ये कवर होना चाहिए। तो पढ़ जो है हम सबसे पहले बात करते हैं 6.1 का, और ये पूरा का पूरा जो है ना पढ़ा दिया गया है, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते थे। थेल्स प्रमेय क्या है? जैसे हम लेते हैं सबसे पहले एक आकृति ले लिए, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। अब बीसी के समानांतर एक रेखा ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी और ई। ये जो डीई है बीसी के समानांतर है, डीई जो है बीसी के पैरेलल है। जब डीई जो है बीसी का क्या हो जाता है दोस्तों? पैरेलल हो जाता है, ठीक है। डीसी जो है डीई जो है बीसी का अगर हमारा पैरेलल हो जाता है, तो इसका जो अनुपात वाला भुजा है ना, ये बराबर होता है। संगत भुजाओं क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहां से जो चलेगा हमारा क्या चलेगा? डीई एडी जो है एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। तो पहला नियम ये याद रखना है दोस्तों, एडी बटा डीबी, और इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, एई बटा ईसी, ठीक है। तो ये 6.1 में हम लोग पढ़े थे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या था ना कि आप लोग को जब डीई पैरेलल बीसी पता हो, तो वहां पर जो उसकी संगत भुजाएं होती है वो एक ही अनुपात में होती है। तो यहां से एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब हम लोग 6.2 पढ़े थे, प्रमेय जो है हम लोग 6 कितना पढ़े थे दोस्तों? 2 पढ़े थे। अब 6.2 में क्या है? तो 6.2 में है, इसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या दोस्तों? थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो इसको हम लोग उल्टा बोलते हैं विलोम। क्या बोलते हैं? विलोम। किसका विलोम? तो थेल्स प्रमेय का विलोम 6.2 में हम लोग पढ़े थे। उसमें आकृति कुछ इसी प्रकार से दिया गया था। अब इसमें जो है ए बी सी पता था, इसके समानांतर डीई, लेकिन डीई जो है इसके समानांतर हम लोग को सिद्ध करना था। यहां पर दिया गया था कि एडी जो है, यहां पे दिया गया था दोस्तों कि एडी जो है, सॉरी क्या हो रहा है,
एडी जो है ये डीबी के बराबर है, मतलब एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी, ये हमें पता था। यहाँ प्रूव करना था कि डीई जो है पैरेलल किसका है, तो बीसी का है। ठीक है, तो ये थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम में हम लोग पढ़े थे। तो थेल्स प्रमेय से आपको क्या याद होना चाहिए कि यहाँ पर जब भी थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन हो ना, तो यहाँ से आप चलोगे, उसका अनुपात जो है एक ही अनुपात में होना चाहिए, उसकी भुजाएं का अनुपात एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी होना चाहिए, जब हमारा डीई समानांतर बीसी होना चाहिए। ठीक है, और जब हमको यहाँ दो स्टेप आपको सीखना है, डीई पैरेलल अगर बीसी है, ठीक है, तो एडी बटा डीबी कर दीजिए, एई बटा ईसी कर दीजिए। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय कहता है। और जब एडी बटा डीबी है, ये दोनों आपस में अगर बराबर है, ठीक है, ये दोनों अगर जिस जो भुजाएं है ना उसका अनुपात अगर आपस में बराबर है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि डीई जो है बीसी का क्या है, पैरेलल है। तो यहां से दो प्रमेय को आपको अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले आपको अगर डीई जो है बीसी का पैरेलल है, तो एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी आप करिए। अगर आपका एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी दिया गया है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि डीई जो पैरेलल है किसका है, बीसी का पैरेलल है। ठीक है, अब हम लोग अच्छे से कवर करते हैं इस टॉपिक को। यह टॉपिक क्या है देखिए समझिए, कि कहता है कि आकृति 6.17 में 1 और 2 में डीई जो है पैरेलल है बीसी का। ठीक है, डीई जो है पैरेलल है बीसी का, जैसा आपको दिख रहा होगा। और ईसी दूसरा में एडी निकालना है, मतलब ईसी और एडी निकालना है। ठीक है, अब ये फिगर है ना, ये फिगर इसको हम लोग इधर बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इधर बनाते हैं, देखिए अच्छे से। ठीक है, अब ये फिगर है, फर्स्ट फिगर को सबसे पहले बनाते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट फिगर है, ठीक है, अब इसमें हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, गैपिंग छोड़े नहीं है दोस्तों पीडीएफ में, ये दिक्कत खाली हो गया बस। अच्छा देखिए, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, ये आपको हमको ये इसको प्रूव करना है, यही ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे थेल्स प्रमेय से इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है। जब आपको डीई जो है पैरेलल दिया गया हो बीसी का, भी बताए हैं कि जब डीई पैरेलल बीसी का दिया गया हो तो वहां पे थेल्स प्रमेय लगता है। तो हम लोग चलेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पर थेल्स प्रमेय क्या कहता है, एडी बटा डीबी, ठीक है, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, एई बटा ईसी। ठीक है, अब जो जो दिया गया है यहाँ पर लिखिए सबसे पहले, एडी बटा डीबी। एडी का मान कितना है बताइए, एडी का मान दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर। और डीबी का मान कितना दिया गया है, तो 3 सेंटीमीटर बराबर। एई का मान कितना है हमें पता, 1 सेंटीमीटर, एई का मान पता है। और ईसी हमको क्या करना है, निकालना है, तो इसी को इसी ही रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको काट दीजिए, 1.5 दूना कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 1.5 दूना कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर ईसी को ऊपर कुछ नहीं बचा है, तो एक तो बचा होगा ना, ईसी को 1 से गुना करेंगे तो ईसी हो जाएगा बराबर, 2 को 1 से गुना करिए तो 2 हो जाएगा। तो ईसी बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ जो ईसी का मान आ गया वो कितना सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो जब भी अगर डीई पैरेलल बीसी है, ठीक है, डीई पैरेलल क्या है दोस्तों, बीसी है, तो आप उसको डायरेक्ट थेल्स प्रमेय से बना दीजिए, एडी बटा डीबी एई बटा ईसी, आपका मान निकल जाएगा। एडी का मान हमारा कितना दिया गया था, 1.5 सेंटीमीटर, और डीबी का मान कितना दिया गया था, 3, और एई का मान 1, ईसी का निकालना है, तो इसी को उसी प्रकार से रखेंगे। 1.5 दूना 3 कट गया, इसी को 1 से गुना करेंगे इसी, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2। अब हमारा देखिए सेकंड नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं, ये हमारा सेकंड नंबर, फार्मूला तो हमारा यही रहेगा, फार्मूला में कमी नहीं होगा। ठीक है, फार्मूला हमारा यही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ये क्या है। ठीक है, ए अपॉन क्या था, ईसी था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एडी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। और डीबी का मान दिया गया है कितना, तो एडी को हम लोग उसी प्रकार से रखेंगे, डीबी का मान कितना है, 7.2 है। ठीक है, तो एडी अपॉन कितना हो गया, 7.2, और एई का अपॉन कितना दिया गया है, 1.8, और इसका दिया गया है 5.4। तो सबसे पहले ये बताइए ना कि पॉइंट से पॉइंट अगर ऊपर भी है, पॉइंट नीचे भी है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कट गया। 18 तिया कितना कट गया, 54 कट गया। 3 को एडी से गुना करिए तो 3 एडी हो जाएगा, अब बराबर 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब एडी का मान निकालेंगे तो 7.2, और नीचे 3 है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब आप 30 को काटिए 72 में, तो कितना बार में कटेगा, 15 दूना 30 कटेगा, और ये 36 दूना 72 कटेगा। और जब आप इसको अच्छे से निकालिएगा पॉइंट में, तो एडी का मान कितना हो गया, 15 दूना 30 और 15 चौथ 60, यानी 2 पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका जो असली मान होगा, ये 2 पॉइंट कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो आप अच्छे से काट लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो थेल्स प्रमेय से आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए दोस्तों आपको। अब हमारा देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, पीडीएफ में जगह नहीं छूटा है, ये सिर्फ प्रॉब्लम हो गया और कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, हमारा दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है, ये क्या कहता है
कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, किसी त्रिभुज जो है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, जगह बन जाएगा दोस्तों, अभी तुरंत बनाते हैं इसका जगह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पर देखिए किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, अब यहाँ पर किसी त्रिभुज की जो है पी क्यू आर की क्या है, भुजाएं हैं, उसको आपको किस प्रकार से बनाना है ये देखते हैं। ये तो आप लोग सीख गए ना, इसका अगर आपको दिक्कत रहेगा अच्छे से देख लेना, या एक बार मैं आपको और बता देता हूं अगर चाहोगे तो ठीक है। इसमें आप क्या करना, थेल्स प्रमेय से चलना। सबसे पहले आप थेल्स प्रमेय से जब चलोगे ना, थेल्स प्रमेय से जब आप चलोगे, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला निकलेगा एडी अपॉन डीबी, ठीक है, एडी अपॉन डीबी, इधर देख लेना आप बढ़िया से, ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी। अब एडी का मान हमारा कितना है तो 1.5 सेंटीमीटर, और डीबी का मान 3, और ए हमारा कितना है तो हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर, और ईसी का हमको निकालना है तो ईसी हो गया 1.5 दूना कितना कट गया 3, ईसी को 1 से गुना करेंगे तो ईसी हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करिए तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, इसलिए हमारा यहाँ 2 सेंटीमीटर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा पहला प्रश्न था, ठीक है। अब सेकंड कैसे सोल्व किया तो आप लोग देख ही लिए थे। अब हमारा देखिए सेकंड नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः, ठीक है, ई और एफ स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर, ठीक है, ई एफ समानांतर क्या है दोस्तों, क्यू आर। कैसे बनाओगे समझिए, सबसे पहले आप त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, एक त्रिभुज ले लेते हैं, और ये जो है इसका जो त्रिभुज का नाम है ये पी है, और दूसरा क्या है क्यू है, और तीसरा क्या है आर है, ठीक है। अब पी क्यू आर ले लिए। अब क्या कहता है कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु, ठीक है, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, यानी पी क्यू पर जो है ई स्थित है, और पी आर पर जो है एफ स्थित है, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है, ठीक है, ई एफ समानांतर क्या है दोस्तों, क्यू आर है। तो आप बताओ इसको कैसे बताओगे, ई एफ समानांतर क्या है दोस्तों, क्यू आर है, तो बताओ आप कैसे बताओगे। ई एफ जो है ये पैरेलल है किसका, क्यू आर का। तो देखिए यहां कैसे बनेगा, इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर कैसे बनेगा दोस्तों। अब यहां पर देखिए ई एफ समानांतर क्यू आर कब होता है, ई एफ समानांतर क्यू आर तभी होगा, तभी होगा जब, हम आपको क्या बताए थे, ई एफ समानांतर क्यू आर तब होगा जब पीई बटा ए क्यू, ठीक है, पीई बटा क्या होना चाहिए ई क्यू, बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा क्या होना चाहिए, पी एफ बटा एफ आर होना चाहिए। अगर पी एफ बटा एफ आर होगा तब हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है समानांतर किसका है, क्यू आर का है, ठीक है, ई एफ समानांतर किसका है, क्यू आर का। यहाँ क्या पूछा, त्रिभुज पी क्यू आर, चलिए ले लिए, बुझाओ पी क्यू, ठीक है, पी आर ले ली, क्रमशः ई और एफ पर स्थित है, ई और एफ पर स्थित हो गया। तो प्रत्येक स्थिति को बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। तो ई एफ समानांतर क्यू आर बताने के लिए ई एफ समानांतर क्यू आर तभी होगा जब पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर ये होगा तब। अब इसको बराबर करने के लिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा कि पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट कर दीजिए EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, और PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर, चलिए, और फिर उसके बाद FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो चारों का जो है ये आपका चारों भुजा दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज प्रूव करना है कि बराबर है कि नहीं, ठीक है, दोनों जो है, दोनों अनुपात जो है आपस में बराबर है कि नहीं, यानी पीई बटा EQ बराबर होना चाहिए पीएफ बटा एफ आर का। तो कैसे, पी का मान कितना है बताइए 3.9, ठीक है, और EQ का मान कितना है 3, बराबर PF का मान कितना है बताइए 3.6 है, और FR का मान कितना है 2.4। इसको कैलकुलेशन अच्छा से करिए। तो बताइए पॉइंट को जब हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तो कट ही जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या होगा, कट ही जाएगा। अब इसको काटिए, अगर देखिए तो 13 तिया 39 कटेगा, 10 तिया 30 कटेगा, ठीक है। यहाँ बताइए 9 चौ 36 कट गया, और फिर उसके बाद 6 चौ 24 कट गया, 3 तिया 9 कट गया, और फिर उसके बाद 3 तिया 9 और 2 तिया 6 कट गया, ठीक है, यानी 12 दूना 24 और 12 तिया 36, ठीक है, 13 तिया 39, 10 तिया 30, और कुछ कटेगा नहीं। तो 13 बटा 10 बराबर क्या आया 3 बटा 2 है, ठीक है। तो क्या ये बराबर है दोस्तों, क्या ये बराबर है, अगर बराबर है तो ये तो आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं, EF जो है पैरेलल है क्यूआर का, EF पैरेलल क्यूआर का तभी होगा जब पीई बटा EQ बराबर PF बटा FR होगा। क्या ये आया बराबर, नहीं आया तो ये बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः EF जो है, EF EF पैरेलल क्यूआर का
नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अनुपात, जिसका जो है भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है। तो आप ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से सोल्व करोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब यहाँ देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, सेकेंड नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहा कि पीई जो है, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, पीई बराबर कितना है, इसको फिर से हम बताते हैं आपको। सेकेंड नंबर पीई जो है 4 सेंटीमीटर। पहले आप फिगर पढ़ लेना अच्छा से। ठीक है, फिगर पढ़ लिए। ठीक है, अब फिगर आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको हटाते हैं, इसका नाम दे दीजिए हम पी क्यू आर, जो पहले नाम था वही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है, पी बराबर 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका भुजा दे दीजिए, और इसका भुजा क्या है, ई और एफ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा बताइए, यहाँ कहता है पीई बराबर 4 सेंटीमीटर। चलिए पीई बराबर जो है 4 सेंटीमीटर हो गया, और क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर, पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। और फिर उसके बाद आर ए बराबर 9 सेंटीमीटर, आर ए बराबर 9 सेंटीमीटर। तो यहां से चलिए, तो पीई बटा क्या हो जाएगा, ई क्यू, पीई बटा ई क्यू, और पीएफ बटा क्या हो जाएगा, एफ आर। यही है ना। तो पीई का मान 4 और ई क्यू का मान 4.5 बराबर पीएफ का मान 8 और इसका कितना 9। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर चल जाएगा 10। ठीक है, तो 4 10 40 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना दोस्तों, 40 बटा 45, और फिर उसके बाद 8 बटा कितना 9। इसको काट दीजिए, 8 पचे 40, 9 पचे 45, तो 8 बटा 9 बराबर 8 बटा 9 आया कि नहीं आया ना। तो ये जो है बिल्कुल ईएफ समानांतर क्यूआर का होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः ईएफ पैरेलल क्यूआर है। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जब आपका जो है पीई जो है, पीई बटा ई क्यू और पीएफ बटा एफ आर, जब आपका ये दोनों का जो है भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, तब हम कह सकते हैं कि पीई ईएफ जो है क्यूआर का क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर हमारा प्रश्न हो चुका। अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। जिस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, उसी प्रकार से सभी क्वेश्चन आपका बनेगा, बस आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान दें। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले फिगर पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक फिगर पढ़िए, और जिसमें हमारा त्रिभुज का नाम क्या था, पी क्यू आर था। तो पी और क्यू और आर दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या कहा गया कि यहाँ पर ई और एफ स्थित है, यानी पी एफ, पी क्यू का जो मध्य बिंदु है ई है, और फिर उसके बाद जो पी आर का मध्य बिंदु है वो एफ है। ठीक है, अब इसमें आपको जो जो मान दिया गया ना उसको दर्शाइए। तो यहाँ पे क्या मान दिया गया, पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, मतलब पी और क्यू, पहले हम लोग को पार्ट बाय पार्ट मान मिलता था, अब हम लोग को डायरेक्ट शुरू से अंतिम तक मान दे दिया गया। ठीक है, यानी पूरा पी क्यू का जो लंबाई है हमारा, ठीक है, पी क्यू का जो लंबाई है टोटल का टोटल कितना दिया गया है, 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो पी आर हमारा 2.56 दिया गया है, यहां से लेकर के यहां तक देख लीजिए, पी आर जो है हमारा कितना है, तो 2.56 सेंटीमीटर है, 2.56 सेंटीमीटर है। पीई का मान कितना है, 0.18, पीई का मान यानी 0.18 सेंटीमीटर जो है पीई का मान है, और उसके बाद पीएफ का मान 0.36 है, यानी इसका जो मान दिया गया है 0.36 सेंटीमीटर है। और वही क्वेश्चन है, हमको ये प्रूव करना है ई पैरेलल क्यूआर। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये मान नहीं पता है, इसको निकालेंगे। सबसे पहले ये मान नहीं पता है, इसको निकालेंगे। तो इसका निकालने का प्रोसेस क्या है ना, ई क्यू है ना, सबसे पहले क्या है ई क्यू। ई क्यू जब हमको निकालना हो तो टोटल जो जितना लंबाई है ना पूरा का पूरा, वो टोटल लंबाई में से ये वाला भाग को हम लोग हटा देंगे तो हमको यही वाला मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ई क्यू का मान क्या होगा बताइए, पूरा का पूरा पी क्यू में से अगर हम माइनस कर देते हैं पीई का पोर्शन, तो पीई माइनस कर देते हैं तो पी क्यू टोटल कितना दिया गया है, 1.28 सेंटीमीटर, और पीई का मान 0.18 दिया गया है। इसको घटाइए, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और फिर उसके बाद 1 बच गया, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, और ये हमारा सेंटीमीटर हो गया। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, तो मेन आंसर हमारा 1.1 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना होगा बताइए, 1.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा पोर्शन होगा 1.1 सेंटीमीटर होगा, 1.1 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमको चाहिए एफ आर का मान, तो एफ आर निकालते हैं। तो एफ आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पी आर में से पी आर माइनस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पी एफ करना पड़ेगा। पी आर माइनस पी एफ, पी आर का मान कितना दिया गया है 2.56, और पी एफ का मान हमको कितना पता है 0.36। ठीक है, अब 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, पॉइंट लगा दीजिए, और 2 है तो 2 पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं है, तो 2.2 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। तो ये इसका जो मान होगा हमारा 2.2 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग को वही जो पहले काम करते थे वही करना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा बताइए, वही चलेंगे हम लोग, क्या चलेंगे, तो पीई अपॉन ई क्यू, वही पहले थेल्स का पढ़ में पीई अपॉन ई क्यू हो गया, और उसके बाद क्या होगा, पी
पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर। पीई का मान कितना दिया गया बताइए 0.18 और फिर EQ का मान कितना दिया गया 1.1, ठीक है। अब PF का मान कितना दिया गया है 0.36 और FR का मान कितना निकाले हम लोग 2.2। अब इसको सोल्व करिए तो 0.18 में से अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, और 1.1 में से अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। उसी प्रकार से 0.36 को तोड़िए, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, और फिर उसके बाद 2.2 पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ बताइए 18 बटा जो 100 है वो ऊपर का ऊपर रहेगा, और नीचे वाला जो दो गो मान होता है ना अंश बटा हर में, ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, तो उधर चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा 10 और नीचे में आ जाएगा 11। फिर उसके बाद बराबर दे देगी, फिर उसके बाद कितना बचा 36 और बटा में इधर 100 है, फिर उसके बाद इधर 10 ऊपर चल जाएगा 22 नीचे आ जाएगा, तो 10 ऊपर गया और 22 नीचे आ गया, ठीक है। अब जो करता है उसको काटिए दोस्तों, क्या करता है बताइए 0 से 0 कट गया, इधर भी 0 से 0 कट गया, इधर बताइए 18 दूना 36 कट गया, इधर 11 दूना 22 कट गया, ऊपर बच गया 18 नीचे बच गया 11, ठीक है। ऊपर क्या बच गया दोस्तों 18 बच गया और नीचे क्या बच गया 11 बच गया। इधर बताइए तो इधर भी 18, इधर भी क्या बचा दोस्तों 18 बच गया और नीचे क्या बच गया 11 बच गया। तो इस प्रकार दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं अतः जो BC है सॉरी EF जो है EF समानांतर क्या है Q1 है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बिल्कुल क्या होता है दोस्तों समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है दोस्तों, ये VBI क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर आएगा एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, फिगर कुछ इस प्रकार से है, आप लोग को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो हम लोग पार देते हैं आपको, आपके लिए कि आपको आसानी हो सीखने में, ठीक है। अब हमारा देखिए क्या क्या दिया गया है ये समझते हैं। सबसे पहले हमारा A इसका नाम है, और ये हमारा B दिया गया है, और फिर इधर हमारा D पता है, C पता है, बीच में O पता है, ठीक है। इधर इतना का पोषण हमारा 125 डिग्री है, और फिर हमारा ये जो है 70 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं। सबसे पहले आकृति ODC समरूप OB है, मतलब OD और C समरूप OBA, मतलब ये वाला त्रिभुज एक दूसरे का क्या है समरूप है। और समरूप तो बता दिया गया है कि समरूप किसे कहते हैं, समरूप और सर्वांगसम। अब देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो त्रिभुज मतलब दिया है, अच्छे से समझिए आप लोग, दिया है क्या दिया गया बताइए, त्रिभुज जो है ODC समरूप त्रिभुज OBA है, ठीक है। त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA है, ठीक है। BOC बराबर कोण BOC बराबर 125 डिग्री। अब यहां से समझिए दोस्तों, कोण BOC बराबर 125 डिग्री आपको पता है। सबसे पहले कोण BOC देखिए है कहां पे, BOC। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो बीच वाला जो मान होता है ना, यहाँ पे बीच का मान क्या है O है, तो O हमेशा किसका काम करता है, तो एंगल का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, एंगल। जो बीच में रहेगा अब समझ जाइए कि एंगल वहीं पर बन रहा है, कोई भी डिग्री का जो बन रहा है ना वहीं पर बन रहा है। तो ये सब ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इसमें जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसको लिखते हैं जो दिया गया है। तो कोण BOC बराबर हमें पता है, कोण BOC बराबर 125 डिग्री हमें पता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोण CDO बराबर 70 डिग्री पता है। अब निकालने के लिए कह रहा है कोण DOC, कोण DCO और OAB, ठीक है। तो हमको DOC भी निकालना है और DCO भी निकालना है, और फिर उसके बाद OAB भी निकालना है। तो सबसे पहले आप एक चीज जानिए, अगर कोई भी सरल रेखा है, ठीक है, उस पर आधा चंद्रमा है, अगर वही चंद्रमा को पूरा कर दिया जाए तो वो 180 डिग्री का निर्माण करता है। तो आपको इस फिगर में कहां पे दिख रहा है वैसा चंद्रमा जहां पर वो पूरा बना देगा ना चंद्रमाकार का, तो 180 डिग्री। अगर हम ये पोर्शन हमें 125 पता है, अगर यही पोर्शन को हम लोग पूरा ऐसे कर दें तो ये टोटल कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। और 180 डिग्री में से 125 को अगर घटा देंगे तो हमारा इस कोण का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आप देखना कि कोई भी सरल रेखा है, ठीक है, रैखिक युग में जहां भी बनाता है दोस्तों सरल रेखा पर, अगर चंद्रमाकार बना रहा है, वो आधा बना रहा है, उसको पूरा बनाइए। अगर पूरा बनाइएगा तो 180 बनेगा, और हमें 125 ये पता है। इसको निकालने के लिए हम लोग 180 में से 125 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा टोटल का टोटल क्या निकल जाएगा, ये वाला एंगल का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इस एंगल का मान निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इस एंगल का मान क्या निकलेगा, इसको हटाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमको ये वाला एंगल चाहिए ना, हमको ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे, हाँ, इस हमारा एंगल ये वाला चाहिए। अब इसको कैसे निकालेंगे समझिए, ठीक है। यहां से हम लोग चलेंगे कोण BOC
BOC, एंगल जो O निकाल रहे हैं ना उसको हमेशा बीच में रखना है, कोण BOC, ठीक है, कोण BOC और प्लस, ठीक है, कोण BOC चलिए BOC, फिर चलते हैं DO, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन चाहिए ना, O का पूरा पूरी मान थोड़ी निकला हो, DOC चलते, तो कोण BOC और प्लस कोण DOC, जब ये दोनों को देखिए BOC एंगल कहां बन रहा है O पर, DOC एंगल कहां बन रहा है O पर, तो ये पोर्शन पूरा पोर्शन हो गया। अब ये पूरा हो जाएगा तो ये टोटल का मान जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री, जिसमें BOC आपको पता है कितना पता है 125 डिग्री है ना, दिया गया 125 डिग्री इसका मान पता है। और कौन DOC हमको निकालना है, DOC हमको क्या करना है, निकालना है, उसको इसी प्रकार से रखिए 180 डिग्री हो गया। अब हमको कौन DOC का जब मान निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री में से 125 को हमको घटाना पड़ेगा, तो DOC बराबर बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों, DOC का मान हमारा कितना घटा करके आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा, क्या कितना आ जाएगा दोस्तों 55 डिग्री। तो पहला कौन तो हमको ये निकल गया। अब हमको DCO चाहिए, DCO, तो ये हमें 55 डिग्री पता चल गया, ये कोण भी हमको पता है 70, ये भी पता चल गया 55। अब हमको ये वाला मान निकालना, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, त्रिभुजाकार है। अब त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज में तो आप लोग जानते हैं ना कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं DCO, हमको क्या निकालना है DCO ना, तो हम लोग चलते हैं कोण त्रिभुज, हम लोग चलते हैं दोस्तों, ठीक है, त्रिभुज DCO में, DCO में, ठीक है, हम लोग चलते हैं त्रिभुज DCO में। अब बताइए कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। D का मान कितना है आपका, D का मान 70 डिग्री है, ठीक है। C का मान कितना है, तो C का मान निकालना है तो C को C ही रखेंगे, और प्लस O का मान कितना दिया गया है तो अभी हम लोग निकाले हैं 55 डिग्री, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कौन C का जब मान निकालेंगे तो बताइए 70 55 जोड़ दीजिए तो 125 डिग्री हो जाएगा। अब 125 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। अब इसको हम कौन C बराबर निकालेंगे तो 180 डिग्री में से 125 डिग्री माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 55 डिग्री, मतलब इसका भी मान कितना आ जाएगा दोस्तों 55 डिग्री हमारा आ जाएगा, ठीक है। हमारा दो कोण निकल चुका। सबसे पहला कोण हम लोग क्या निकाले तो DOC, और दूसरा कोण हम लोग निकाल दिए ये आपका कौन सा DCO। अब हमको क्या चाहिए OAB चाहिए, ठीक है। OAB कैसे निकालोगे आप, OAB मतलब हमारा ये क्वेश्चन चाहिए। आप लोग बचपन में पढ़े हैं कि हमारा जब भी कोई तिर्यक रेखा रहता है उस पर अगर ये कोण हमारा मान के चलिए 5 डिग्री है तो इसका टेढ़ा भी हमारा 5 डिग्री होगा। अगर ये हमारा 2 डिग्री है तो ये भी हमारा 2 ही डिग्री होगा। ये कौन से कोण से होता था दोस्तों, ये सब कौन से कोण से होता था, ये हमारा एकांतर कोण से होता था, ठीक है। इसमें हम लोग 9th क्लास में पढ़ने का होता है एकांतर कोण और फिर उसके बाद संगत कोण, ठीक है। तो एकांतर कोण से हम ये कोण को निकाल सकते हैं, कोण एंगल है। इस लाइन का देखिए, इस लाइन का तिरछा कौन सा कोण बन रहा है, इस लाइन का तिरछा देखिए कौन सा कोण बन रहा है C। तो कोण C बराबर जो है यहाँ पर कोण A है। कोई पूछेगा कौन सा कोण बताना है तो एकांतर कोण बताना है, ठीक है। क्या बताना है दोस्तों, एकांतर कोण बताना है। तो कोण C का मान कितना है 55 है, तो कोण A का मान भी 55 ही होगा, ठीक है। तो कोण C बराबर कोण A बराबर क्या डिग्री निकलेगा 55 डिग्री। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कोण OAB बराबर 55 डिग्री, क्योंकि A हमेशा बीच में होता है। तो इस प्रकार से आप तीनों का मान निकाल दिए। तीनों का मान जो आया है दोस्तों हमारा 55 डिग्री आया। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार से सोल्व करोगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, अब देखिए दोस्तों हमारा थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय को आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। इस सभी का वीडियो जो है ना बनाया गया बिल्कुल अच्छे ढंग से। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है लिंक, आप वहां से जाकर के इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो है अगला टॉपिक है थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय का विलोम भी है, वो भी हमने अच्छे से कवर कर दिया है। सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आपका पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय भी आपको बनाया गया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो है ना हर एक टॉपिक का आपको लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और लास्ट हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। इतना आप अच्छे से कवर कर लोगे, एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको त्रिभुज से नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, हम इसमें थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम और पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ये चारों टॉपिक को पढ़ाया गया है, ठीक है। चारों टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ा दिए हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जाकर के ये चारों टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, क्योंकि एग्जाम तो काफी आप लोग का नजदीक है। जितना अच्छा से रिवीजन करोगे उतना आपका क्या होगा, कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा दोस्तों, और क्वेश्चन जो है ना दोस्तों याद हो जाएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।